प्रिय भैया बहनों, हम लोग कक्षा 12 इतिहास में पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पाठ 9 शासक और इतिवृत्ति, जिसमें हम मुगल दरबार के बारे में पढ़ेंगे। लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दियों के बीच का इतिहास भारत में कैसे रहा, इसके बारे में हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि मुगलों का शासनकाल भारत में 1526 में प्रारंभ होता है, जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके पानीपत के युद्ध में तो मुगल वंश की स्थापना की। उसके बाद मुगलों का शासनकाल भारत में प्रारंभ होता है। मुगलों के शासनकाल से ही भारत में मुगलों ने अपना साम्राज्य विस्तार किया। साम्राज्य विस्तार के साथ उन्होंने लेखन कला में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेखन कला के साथ साथ उन्होंने जो भी लेखन कार्य किए उसमें चित्रकारिता का भी बल दिया। इसमें भी देख रहे हैं आप, चित्रों के माध्यम से बताया गया है कि बाबर को राजवंशी मुकुट सौंपता तैमूर गोवर्धन द्वारा लगभग 1630 में चित्रित की गई थी। किस तरह बाबर को राजवंशी मुकुट सौंपा जा रहा है उसके बारे में इस चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। तो इसमें यहाँ आगे बताया गया है कि मुगल शासक और उनका साम्राज्य कैसे था। तो मुगलों का शासनकाल एक प्रकार से मुगल वंश जो मुगल है उसके उत्पत्ति मंगोल से ही हुई है। मंगोल उनकी माता और चंगेज खां पितृपक्ष था। तुर्की शासक तैमूर के वंशज जो उनका पुत्र पक्ष था वो तुर्की का शासक तैमूर के वंशज थे और माता मंगोल वंश के पक्ष से मुगलों की उत्पत्ति होती है। तो 16वीं शताब्दी के दौरान देखा जाए तो यूरोपियों ने परिवार की शाखा के भारतीय शासकों का वर्णन करने के लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया है। 16वीं शताब्दी से ही शब्द का निरंतर प्रयोग होता रहा है। यहाँ तक कि रडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक के युवा नायक मोगली के नाम भी इससे उत्पन्न हुआ है। तो जो रडयार्ड किपलिंग का एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो जंगल बुक के नाम से जाना जाता है, तो उसमें एक मोगली पात्र है। मोगली को जो है मोगली शब्द मुगल के शब्द से ही उत्पत्ति हुई है, इसके बारे में इसमें दिया गया है। मुगलों के स्थानीय सरदारों के बीच राजनैतिक मैत्रियों के जरिए तथा विजयों के जरिए भारत में विविध क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर साम्राज्य की रचना की गई थी। तो फिर धीरे धीरे जो फरगना में उज्बेकों का अस्तित्व स्थापित होता है, तो बाबर को वहाँ से निष्कासित होना पड़ा। तो बाबर ने अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए काबुल में स्थापित किया और फिर 1526 में अपने दलों के सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह भारत की उपमहाद्वीप की ओर बढ़ा। तो उस समय भारत में लोदियों का शासनकाल चल रहा था। तो लोदियों के अंतिम शासक जो इब्राहिम लोदी थे, इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी। तो उसके उत्तराधिकारियों में जो उसके प्रमुख उत्तराधिकारी नसरुद्दीन हुमायूं थे, जो 1530 से 1540 या फिर दिए गए 1555 से 1556 ईस्वी। तो 1540 के बीच और 1555 ईस्वी के बीच एक नए राजवंश की भारत में स्थापना होती है, जिसको हम सूरी वंश बोलते हैं। सूरी वंश के शासक शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत से निष्कासित होने के लिए विवश किया और जब वह शेरशाह की मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारियों को उतना सुदृढ़ नहीं कर पाए थे और 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पुनः जो है भारत पर आधिपत्य स्थापित कर लिया और 1556 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तो 1556 में जो है अकबर शासक बना। तो इसमें दिया भी गया है, कई लोग जलालुद्दीन अकबर 1556 से 1605 को, तो जो अकबर का शासनकाल रहा तो उसको भी युद्ध से सामना करना पड़ा। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें हेमू को पराजित करके अकबर ने पुनः मुगलों का शासन सुदृढ़ किया और एक लंबे कालखंड तक मुगलों का शासनकाल तक चलता रहा। तो उसके जो प्रमुख राजवंश थे बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब, तो ये प्रमुख शासक थे। लेकिन 1500 उनका अस्तित्व पूर्ण रूप से बना रहा। अस्तित्व उनका जो है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक रहा। जो अंतिम शासक थे, अंतिम शासक मुगलों का बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर को 1857 की लड़ाई में उसको पराजित होना पड़ा और उसे रंगून भेज दिया गया। रंगून में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह मुगलों का एक प्रकार से अंग्रेजों ने मुगलों को भारत से निष्कासित कर दिया। तो इसमें दिया गया जो उसके योग्य शासकों के नाम इसमें भी दिए गए। अकबर के बाद जहांगीर होता है। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 27 तक चला। फिर शाहजहां हुआ 1628 से 58 तक चला। फिर औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा। तो उसके बाद भारत के विभिन्न जो उत्तराधिकारी थे उतने शक्तिशाली नहीं हो पाए और जो क्षेत्रीय दल थे उनका क्षेत्र
बढ़ता चला गया। उनकी गतिविधि अपने को स्वतंत्र राज्य घोषित करते चले गए। इस तरह एक प्रकार से मुगलों का शासनकाल दिल्ली तक ही सीमित रह गया और अंग्रेजों के धीरे धीरे अंग्रेजों का शासनकाल भारत में प्रारंभ होता है। इस तरह मुगलों का शासनकाल का अंत होता है। इसमें दिया भी गया अंतिम वंशज बहादुर शाह जफर दुर्रानी ने अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका, जो 1857 में इस वंश का अंतिम वंशज था। बहादुर शाह जफर दुर्रानी को अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका। तो इतिवृत्तियों की रचनाएं, तो जो मुगलों शासनकाल में अनेक प्रकार की रचनाएं की गई, हिंदी में, उर्दू में, फारसी में, तो कई लेखकों ने जो है मुगलों के इतिहास को बताने में सफल हुए। तो इसमें दिया भी गया है कि कई इतिहासकारों ने जो इसमें दिया गया शाहजहांनामा, आलमगीर नामा, कई इस तरह के अकबरनामा, तो अनेक जिसमें राजाओं के इतिवृत्तियों का वर्णन किया गया है। तो तुर्की से फारसी की ओर जो तुर्की भाषा, मुगलों की जो राजकीय भाषा थी वो तुर्की थी। तुर्की के बाद धीरे धीरे फारसी में भी अनुवाद हुआ। तो प्रिय भैया बहनों, हम लोग आज यहीं तक पढ़ेंगे। तो उसके बाद कल हम लोग अध्ययन करेंगे पांडुलिपियों की रचना किस तरह होती है, उसके बारे में हम लोग कल अध्ययन करेंगे।